नमस्ते दोस्तों। इंडियन पॉपुलेशन में एक कॉमन व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 इयर्स की होती है, यानी कि वो 75 साल तक हेल्दी और डिसीज फ्री लाइफ जी पाता है। लेकिन पैंडेमिक के बाद ये सिनेरियो काफी चेंज हुआ है और बहुत से लोगों में ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 55 टू 60 इयर्स तक भी आ चुकी है। बेसिकली अगर आपके शरीर में कोई भी प्रकार का डिसीज कंडीशन प्रोड्यूस होता है तो उस वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। और आपको आपके खुद के हेल्थ को अगर डिसीज फ्री रखना है तो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस काफी अच्छी होनी चाहिए। जितना आपका खान पान अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छी होगी, उतने ही अच्छे लेवल पर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेंटेन रख सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में कि खान पान का ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है और किस प्रकार से अच्छे डाइजेशन के साथ हम हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव करा सकते हैं। मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। अक्सर हम ये बातें सुनते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, या कम उम्र में या फिर चाइल्ड एज में भी आजकल डायबिटीज का हो जाना, ब्लड प्रेशर का हो जाना, गॉलस्टोन्स हो जाना, ये काफी कॉमन बातें हो चुकी है। चाइल्डहुड ओबेसिटी के वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हुए दिखाई देते हैं। ये बच्चों का ही खान पान अच्छे लेवल पर ना होने के वजह से, उनको ही डाइजेशन के बारे में काफी अवेयरनेस ना करने के वजह से ही ये बहुत सारी फ्यूचर में आने वाली बीमारियों के वो शिकार बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रयास करने वाले हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस आपको इजी लैंग्वेज में समझा दी जाए। और ये डाइजेशन की प्रोसेस 4 स्टेप्स में बताई जाती है। इसमें सबसे पहला स्टेज होता है आपके मुंह में होने वाला डाइजेशन का प्रोसेस। दूसरा स्टेज होगा आपके पेट में होने वाला डाइजेशन का प्रोसेस। तीसरा स्टेज है आपके इंटेस्टाइन में होने वाला डाइजेशन का प्रोसेस। और चौथे स्टेज में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक्सक्रीशन वाली स्टेज होती है। तो इसमें सबसे पहला स्टेज था ओरल डाइजेशन। जब भी हम खाना मुंह में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह में जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहां से सलाइवा निकलना चालू हो जाता है। इन सलाइवा में काफी ऐसे सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं जिसके वजह से हमारे खाने में जो भी प्रकार का स्टार्च होगा उसका सेल्यूलोज में कन्वर्जन हो जाना और उसके साथ साथ वहां पर ही उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना, ये सब चीजें होती है। अगर हमें जो भी खाना खाना है वो सलाइवा में यानी मुंह में अगर हम अच्छी तरह से रखते हैं तो उसका वहां पर ही जूस बनना चाहिए और उसके बाद हमें उसको निगलना चाहिए। जितना अच्छा सलाइवरी एंजाइम का एक्शन उस खाने के ऊपर होगा उतना ही बेहतरीन आगे वाला डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। इसमें दूसरा स्टेज होता है स्टमक डाइजेशन। जब भी ईसोफेगस से होते हुए ये खाना जब हमारे पेट में चला जाता है तो कुछ 3 से 4 घंटों के लिए वो वहां पर रुक जाता है। पेट में जो भी प्रकार का खाना जाता है तो उसमें जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनके डाइजेशन के लिए कुछ एसिडिक एनवायरनमेंट और कुछ एंजाइम जरूरी होते हैं। इसीलिए पेट से बेसिकली 3 एंजाइम्स निकलते हैं, 3 चीजें जरूरी होती है। इसमें एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन और तीसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है ये डाइजेशन में यानी कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन ये प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में, इसीलिए स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट किया जाता है और इसी एसिडिक एनवायरनमेंट में पेप्सिन के एक्शन के वजह से खाने में जो भी प्रकार का प्रोटीन्स होगा वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होने के वजह से अगर म्यूकस का लेयर इसके वॉल के बीच में नहीं होगा तो हमारे पेट के अंदर छाले भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसीलिए एसिड और वॉल इनके बीच में एक म्यूकस लेयर होता है जिससे कि एसिड का स्टमक वॉल के ऊपर एक्शन ना हो सके और अच्छी तरह से डाइजेशन की प्रोसेस हो जाए। जब अच्छी तरह से डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है 3 से 4 घंटों के लिए वो खाना अच्छी तरह से चर्न हो जाता है तो उसका काइम नाम का एक सब्सटेंस तैयार होता है और उसके बाद वो आगे वाले डाइजेशन प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है। जब भी खाना पेट में होता है तो ऐसे समय पर पेट में से सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और
प्रोटीएज, ये एंजाइम्स का उस खाने के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव हो जाता है और इसी वजह से 50% डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टमक पर ही कंप्लीट हो जाता है। जिस प्रकार से प्रोटीन यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं, उस टाइम पर हमें थोड़ा सा रिलैक्स बैठना चाहिए ताकि डाइजेशन का ये प्रोसेस इजीली हो जाए और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में उसका अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। जितना अच्छी तरह से ये एंजाइम्स उसमें मिल जाते हैं तो न्यूट्रिशनल फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर उस खाने में से एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आता है डाइजेशन प्रोसेस का थर्ड स्टेज यानी इंटेस्टाइनल डाइजेशन। जब भी ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है तो इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन यानी कि डिओडिनम में खाना आ जाता है। डिओडिनम में जैसे ही खाना आ जाता है तो उसमें इंटेस्टाइनल के जूसेस होते हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं। उसके साथ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जो होता है पिगमेंट वो उसमें ऐड हो जाता है, जिससे कि फैट के डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। खाने में जितने भी प्रकार का फैट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद डाइजेस्ट होने लगता है और इसी के साथ साथ हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स को वो सप्लाई किया जाता है। जैसे ही वो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हमारे ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड से होते हुए हार्ट की तरफ चले जाते हैं तो पूरे शरीर को न्यूट्रिशन देने का काम ये अच्छी तरह से होता है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा पोर्शन होता है कि जिससे हमारे खान पान में जो भी हमने न्यूट्रिटिव क्वालिटीज ली होती है वो हमारे शरीर को पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन करने का काम करती है। ये दोनों भी चीजें अगर अच्छी तरह से होनी है तो आपकी इंटेस्टाइन्स की बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन्स की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी हमारे खान पान में कुछ गड़बड़ होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अगर अच्छी तरह से नहीं होती तो ये डाइजेशन की प्रोसेस में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। और डाइजेशन प्रोसेस का फोर्थ स्टेज होता है एक्सक्रीशन फेज। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना होता है तो न्यूट्रिटिव क्वालिटी तो एब्जॉर्ब हो जाती है और आयुर्वेद के अनुसार सार किट्ट विभाजन हो जाता है, यानी कि सार भाग मतलब जो भी हमारे शरीर को न्यूट्रिटिव क्वालिटी वाला जो पोर्शन था वो मिल जाता है और किट्ट भाग यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जब भी खाना डिओडिनम, जेजुनम और इलियम इन ट्रैक के द्वारा पास होता है तो सीकम के आगे ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो तीनों पार्ट्स होते हैं जैसे कि असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, इन पार्ट्स में ये खाना घूमते चला जाता है और इसमें अगर लास्ट में बचे हुए कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर अल्टीमेटली जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिग्मोइड कोलन में स्टोर हो जाता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड के पेट के इस हिस्से में होता है। जब भी खाना या पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ फूड पार्टिकल्स होते हैं सिग्मोइड कोलन में लोड हो जाते हैं, एक विशिष्ट कालावधि के बाद हमें नेचर्स कॉल आ जाता है और सिग्मोइड कोलन से होते हुए वो खाना रेक्टम की तरफ चला जाता है और हमें एक्सक्रीशन का कॉल आते हुए वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं। जिस प्रकार से वो खाना या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकलता है उसी के कंसिस्टेंसी के ऊपर, उसकी ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिसाइड होता है या फिर हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हमने जो भी खाना खाया था वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था। टिप नंबर 1, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको मुंह में रखने के बाद बहुत अच्छे से हमें चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 32 टाइम्स अगर हम खाने को चबाते हैं तो जो सॉलिडिफाइड खाना हमने लिया था उसका लिक्विड कंटेंट हो जाता है, यानी कि खाना हमको खाना नहीं है तो बल्कि वो पीना है। उसका जूस जितना अच्छी मात्रा में हमारे मुंह में तैयार हो जाता है उतना ही अच्छी मात्रा में डाइजेशन का प्रोसेस और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हमारे मुंह में ही चालू हो जाता है। बहुत अच्छे से अगर हम ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो उस प्रकार से उस खाने के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और खाने में हमारी रुचि बढ़ती है, स्वाद बढ़ जाता है और बार बार खाने की इच्छा हमारे शरीर में अच्छी भूख लगने में कन्वर्ट हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर जब भी हमें खाना खाना है तो मन प्रसन्न रखकर एक जगह पर शांति से बैठकर हमें खाना चाहिए। खाना खाते समय हमें मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, खाना खाते समय टीवी का यूज नहीं करना चाहिए, खाना खाते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सब एक्टिविटी की वजह से हमारे शरीर में जो वात और पित्त दोष होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, भागदौड़ में खाना खाते हैं या खाना खाते समय भी बहुत सारी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, तो वो खाने को बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर देखते हैं और उसी वजह से और उसी गलत खान पान की वजह से उनके शरीर में काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार हमें खाना खाने के पहले पानी पीना चाहिए। जो भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसको पानी का प्रमाण खाने से पहले रखना चाहिए। अगर खाना खाते समय या खाना खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो वो खाना जो होता है उस पानी के ऊपर तैरता चला जाता है। इसके साथ साथ जो भी एंजाइम्स हमारे शरीर में होते हैं, बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो स्टमक के एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जो होते हैं, ये ज्यादा मात्रा में पानी पीने की वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं। देखो दोस्तों, निसर्ग नियम के अनुसार जिस भी चीज में पानी मिल जाता है वो चीज डाइल्यूट हो जाती है, और उसी के अनुसार अगर हम पानी ज्यादा मात्रा में पीते हैं, बेसिकली खाना खाने के बाद अगर पानी पीते हैं तो पेट के सारे एंजाइम्स न्यूट्रलाइज होने लगते हैं, वो डाइल्यूट होने लगते हैं, और उसी वजह से उनकी इफिशियंसी उतनी नहीं हो पाती, वो खाने को उतना अच्छी मात्रा में डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए आपको खाने से पहले पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके 4 से 5 घंटे के बाद हमें अच्छा वाला एक्टिविटी करना चाहिए। बेसिकली अगर आपका दोपहर का खाना 1:30-2 बजे हो जाता है तो 4 बजे के बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे कि जब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वो एक्टिविटी करने के वजह से हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे ही एक्टिविटी के वजह से इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ जाती है तो जो भी अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पेट में होते हैं वो अच्छी तरह से आगे की तरफ चले जाते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जितनी अच्छी तरह से होगी उतना डाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से होता है। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी करने के वजह से हमारे शरीर में कैलोरी डेफिसिट वाली फीलिंग तैयार हो जाती है, और जो भी हमने खाना खाया था उससे एनर्जी प्रोडक्शन इमीडिएटली होते हुए दिखाई देता है, और उसी वजह से वेट गेन हो जाना या शरीर में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं। आपके खान पान में फाइबरस फूड होना चाहिए। बेसिकली जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, इनमें काफी अच्छा मात्रा में फाइबर होता है। अगर हमने एक एप्पल को छपाया, उसका जूस बन गया, और वो जूस निगलने के बाद जो भी बच जाता है वो फाइबर होता है। यही फाइबर जब पेट में चला जाता है तो उसी वजह से हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छी हो जाती है। इसी फाइबर के वजह से गट की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और डाइजेशन की प्रोसेस काफी अच्छी हो जाती है, पेट भी साफ होने में मदद हो जाती है। जितना अच्छे से टॉक्सिन्स हमारे शरीर को बाहर निकालने के लिए फाइबर मदद करता है, उतनी अच्छी लेवल पर ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो अभी तक हमने देखा कि डाइजेशन की प्रोसेस इजीली कैसे हो जाती है और उसको बेहतरीन बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। अक्सर कुछ लोग जीने के लिए खाना खाते हैं तो कुछ लोग खाना खाने के लिए जीते हैं। आप कौन से कैटेगरी में हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।